आज की कड़ी में हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जब रॉ को अपने ही देश के प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंक दिया था, बल्कि उसके बाद रॉ को कुचलने की पूरी कोशिश की थी। खुद देश के प्रधानमंत्री ने ही पाकिस्तान को उनके देश में रॉ की उपस्थिति को लेकर एक ऐसी टिप दे दी कि पाकिस्तान में ढूंढ ढूंढ कर रॉ एजेंट्स को मारा गया या पकड़कर जेल में डाल दिया गया। ये कहानी 1975 के आम चुनावों से शुरू हुई थी, जब इंदिरा गांधी के लोकसभा का चुनाव हारने के बाद देश में विरोध का एक ऐसा तूफान उठा जिससे निपटने के लिए इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। विपक्ष के अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जिसका पूरे देश में भारी विरोध हुआ। इस आपातकाल के बाद कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। इंदिरा गांधी के सत्ता से दूर होते ही अब उन सभी को भी इसका नतीजा भुगतना पड़ा जिन पर खास तौर पर आपातकाल में इंदिरा गांधी का साथ देने का आरोप लगा था। जनता पार्टी के कई नेताओं ने अब इंदिरा गांधी से दूर से भी जुड़े व्यक्ति की आलोचना करने का खेल खेला। चरण सिंह भी इन्हीं में से एक थे। उस समय रॉ के सबसे बड़े विरोधी भी वही थे, जिसका एक खास कारण था। दरअसल आपातकाल के दौरान 41 आंदोलनकारियों की जेल में मृत्यु हो गई थी। हालत खराब होने पर जिन्हें पैरोल पर छोड़ भी दिया गया था, उनमें से भी 9 बंदी मारे गए थे। यहां तक कि जयप्रकाश नारायण को भी जेल में रखने के कारण उनकी किडनियों को काफी नुकसान पहुंचा। चरण सिंह सहित कई नेता इसको लेकर काफी गुस्से में थे। जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का शक नहीं बल्कि पूरा विश्वास था कि ये काम इंदिरा गांधी ने रॉ से करवाया है। अखबारों ने भी रॉ के बारे में काफी कुछ लिखा। यहां तक लिखा गया कि रॉ का लाल किला में एक खुफिया ऑफिस है जहां से रॉ अपने सारे सीक्रेट ऑपरेशंस को ऑपरेट करती है। जनता पार्टी के कई नेताओं ने रॉ के निदेशक RN काव पर आरोप लगाए। चरण सिंह गृह मंत्री बने तो गृह मंत्रालय ने ही इन आरोपों की पुष्टि भी कर दी कि काव और रॉ ने इमरजेंसी के दौरान श्रीमती गांधी के लिए कई काम किए थे। काव जिस कमांड के साथ अब तक रॉ को कंट्रोल करते आए थे, अब वही डोमिनेंस उनके खिलाफ जा चुका था। उन पर एक नहीं भांति भांति के कई आरोप लगे। इस प्रकार के भी आरोप लगे कि चूंकि काव खुद कश्मीरी है, इसलिए काव ने एजेंसी में कश्मीरियों को ही प्रेफरेंस दिया हुआ है। गृह मंत्री चरण सिंह अब रॉ पर सख्त एक्शन लेना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी इसमें कहां पीछे रहने वाले थे। प्रधानमंत्री ने भी विपक्षी नेताओं के खिलाफ हुए अत्याचारों के लिए रॉ को दोषी ठहराया और तुरंत फुरत रॉ पर लगे आरोपों पर जांच के लिए चरण सिंह के ही दामाद की अध्यक्षता में एक जांच बैठा दी गई। रॉ के अधिकारियों ने तर्क दिया कि उन्हें देश के अंदर काम करने का कोई अधिकार नहीं है। रॉ पर जो भी अखबारों में छपा था वो बेबुनियाद है। रॉ का कभी भी लाल किले में कोई कार्यालय नहीं था। रॉ को केवल आपातकाल के बाद एक सुविधाजनक बलि का बकरा बनाया गया। वे सभी आरोप कि रॉ को श्रीमती गांधी की निजी सेना के रूप में इस्तेमाल किया गया था पूरी तरह से बेबुनियाद है। रॉ के एजेंट्स हाईली ट्रेंड लोग होते हैं जो विदेशी सरकारों से संबंधित खुफिया जानकारी निकालने और उसे सरकार को देने के स्पेशलिस्ट होते हैं। ये कल्पना करना तो बिल्कुल ही हास्यास्पद है कि रॉ जैसी एजेंसी खुद को देश के अंदर किसी ऑपरेशन में शामिल करेगी। रॉ के अधिकारियों का दावा है कि एकमात्र घरेलू ऑपरेशंस जिसमें वो शामिल है वो जवाबी जासूसी है। रॉ एजेंट्स भारत में विदेशी खुफिया एजेंटों और उनके भारतीय स्रोतों या संपर्कों पर नजर रखते हैं। वे अत्यधिक प्रशिक्षित और कुशल और संगठित होते हैं जो किसी के गुंडों वाला काम क्यों करेंगे। अब रॉ के अच्छे या बुरे किसी भी काम का कोई निशान तो कभी रहता नहीं, सो सबूत तो क्या मिलता। रॉ ने आपातकाल में इंदिरा गांधी का साथ दिया था, इसका भी कोई निशान तक नहीं मिला। बचा कुचा काम अफवाहों ने कर दिया। रॉ के बारे में जो अफवाहें फैली हुई थी वो तो झूठी साबित होनी ही थी। लाल तो क्या, देश के किसी भी किले में रॉ का कोई ऑफिस नहीं मिला, जिसके बाद जल्दी ही जांच खत्म हो गई और काव और रॉ को क्लीन चिट मिल गई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि रॉ ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। लेकिन तब भी सरकार ने तो काव को इंदिरा गांधी का आदमी और रॉ को अपना दुश्मन मान ही लिया था और रॉ के कामकाज की समीक्षा और पुनर्गठन के लिए कई नए आदेश जारी किए। कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई। विदेश में बड़े पैमाने पर सफाई हुई। नई भर्ती तो बिल्कुल रुक गई। कई शहरों में ऑफिस बंद कर दिए गए। चीफ का रैंक गिरा दिया गया। एजेंसी के सभी ऑपरेशंस रोक दिए गए। रंग रूटों को ठंडे बस्ते में छोड़ दिया गया क्योंकि उनके हैंडलर्स उन्हें समय पर वापस लाने में विफल रहे। जिन 600 पूर्व रॉ कर्मचारियों को रॉ के वेतन से हटा दिया गया था, उन्हें उनके मूल पदों पर वापस भेज दिया गया, जो रक्षा सेवाओं, IPS और IAS से संबंधित थे।
रॉ की इस ओवरऑलिंग के बाद रॉ का बजट कथित तौर पर 6 करोड़ रुपए तक कम कर दिया गया। मोरारजी देसाई से ऐसे ही विरोधाभासों के बाद एजेंसी के संस्थापक काव ने रॉ को छोड़ दिया। सौभाग्य से मोरारजी देसाई ने शंकरन नायर को अगला चीफ बनाया। शंकरन ने एजेंसी को किसी तरह बचाए रखा, लेकिन फिर उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके बाद अब रॉ का सबसे बड़ा नुकसान होना बाकी था। कई काबिल जासूस देसाई की एक गलती की वजह से मारे गए तो कई पाकिस्तान की जेलों में डाल दिए गए। इस दुखद घटना का इतिहास जनता पार्टी की सरकार बनने से ठीक पहले से जुड़ा है, जब रॉ ने अपने एक रॉ एजेंट को यह पता लगाने का काम दिया था कि क्या काहुटा वह जगह है जहां पाकिस्तान का परमाणु बम विकसित किया जा रहा है। इस काबिल एजेंट ने काहुटा के पास एक हेयर कटिंग सैलून से बालों के कुछ नमूने उठाए जहां काहुटा परमाणु संयंत्र के वैज्ञानिक अक्सर आते थे। इन बालों की वैज्ञानिक जांच से बालों में उच्च विकिरण और बम ग्रेड यूरेनियम की उपस्थिति का पता चला। इस प्रकार रॉ के सबसे बुरे डर की पुष्टि हो गई। जल्दी ही रॉ एजेंट को काहुटा संयंत्र में एक ऐसा जासूस भी मिल गया जो रिश्वत के बदले पाकिस्तानी परमाणु परियोजना का पूरा खाका देने को तैयार हो गया था। लेकिन रॉ वो खाका प्राप्त कर पाती उससे पहले ही देसाई एक बहुत बड़ी गलती कर चुके थे। हुआ यूं कि काहुटा संयंत्र से जुड़े अंदर के आदमी की जेब गर्म करने के लिए काफी विदेशी मुद्रा की जरूरत थी। रॉ के तत्कालीन चीफ संदूक जब नियम अनुसार इसके लिए प्रधानमंत्री की सहमति लेने मोरारजी देसाई के पास गए तो उन्होंने यह दलील देते हुए एक तो इसे स्वीकार कर दिया कि पड़ोसी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना गलत है। मशहूर रॉ अधिकारी बी रमन की किताब द काउबॉयज ऑफ रॉ के अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक चापलूसी की कला में माहिर थे। वो अक्सर देसी चिकित्सा और मूत्र चिकित्सा पर सलाह देने के बहाने मोरारजी देसाई को फोन करते थे। मोरारजी देसाई के बारे में एक बात आम थी कि मोरारजी देसाई मूत्र पीने को स्वास्थ्य के लिए एक उत्तम पेय मानते थे। जियाउल हक उसी के बारे में सवाल करते थे, जैसे एक दिन में कितनी बार पेशाब पीना चाहिए, क्या यह सुबह का पहला मूत्र होना चाहिए, एक दिन के किसी भी समय का हो सकता है। मोरारजी देसाई तो काहुटा वाला मामला जान लेने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक से पहले से ही नाराज थे। उन्होंने जियाउल हक से कह दिया कि पाकिस्तान उनकी पीठ में खंजर घोंप रहा है, जो दोस्ती का दिखावा करते हुए परमाणु बम बना रहा है। उन्हें सब पता है कि पाकिस्तान रावलपिंडी के पास काहुटा में अपना परमाणु बम बना रहा है। यहीं पर जनरल जियाउल हक के कान खड़े हो गए। होना तो ये चाहिए था कि भारत पाकिस्तान के चोरी छिपे चल रहे भारत विरोधी अभियान को कमजोर करता, लेकिन देसाई ने तो उल्टे खुद ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को बताते हुए चेतावनी दे दी कि वो ये काम ना करे। देसाई को लगा था कि पाकिस्तान इस अभियान को बंद कर देगा, लेकिन जियाउल हक ने चालाकी दिखाई और उल्टे सारा ठीकरा रॉ एजेंट्स पर फोड़ दिया, जो पाकिस्तान में रहकर अभी भी पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं, वहां ऑपरेशन चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की नजर में तो रॉ पहले से ही दोषी थी। वो किसी भी ऐसे तरह के ऑपरेशन के खिलाफ थे जिससे दो देशों में भरोसा खत्म होता हो। नेहरू की तरह उनका भी मानना था कि सिर्फ कबूतर उड़ाकर ही देश की सभी समस्याओं को हल किया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ जियाउल हक को हिंट मिला और उन्होंने उसी दिन आईएसआई को बुलाकर पूरे देश में रॉ एजेंट्स को ढूंढने में लगा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में रॉ के कई एजेंट्स पकड़े गए, जिनमें से कई को मार दिया गया, बाकियों को जेल में डाल दिया गया। विशेषज्ञ इस बात पर बटे हुए हैं कि देसाई ने ऐसा किया था। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि एक दृढ़ गांधीवादी के रूप में मोरारजी देसाई का मानना था कि गांधीवादी दर्शन के अनुरूप पड़ोसियों के साथ सच्चाई होना बहुत जरूरी है। अब मोरारजी देसाई जियाउल हक की बातों में आए या उनके गांधीवादी आदर्श ने उन्हें यह करने को कहा, दोनों ही तरह से परिणाम विनाशकारी थे, क्योंकि लोमड़ी जैसे जियाउल हक ने देसाई के रहस्योद्घाटन के बाद पाकिस्तान में पूरे रॉ नेटवर्क को उखाड़ फेंका, कई रॉ एजेंट्स को मार डाला। बाद में देसाई के सामने एक और प्रस्ताव आया कि इजराइल हवाई हमले में काहुटा परमाणु बम को नष्ट कर सकता है, जिसके लिए भारत को सिर्फ इजराइल को विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देनी होगी। लेकिन मोरारजी देसाई ने एक बार फिर जनरल जियाउल हक के साथ शांति के कबूतर उड़ाने की ख्वाहिश में इसे भी ना कह दिया। इस संदिग्ध प्रकरण में सबसे बुरी बात यह थी कि देसाई ने जिया जैसे उस रूढ़िवादी व्यक्ति के प्रति उदारता दिखाई, जिसने अफगानिस्तान पर रूसी आक्रमण को एक मंच के रूप में उपयोग करके तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन की नींव रखी। 1971 के बांग्लादेश जीत के लिए भारत से बदला लेने के लिए ऑपरेशन पुखराज ने आईएसआई और भावी समूहों को जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने
और भारत को खून के आंसू बहाने के लिए आतंकवादी हमलों का आयोजन करने के लिए प्रेरित किया। जनवरी 1980 में प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी की वापसी हुई और फाइनली सरकार और रॉ के बीच की दूरियां खत्म हुई। लेकिन अब तक रॉ का बहुत नुकसान हो चुका था। एजेंसी को मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह द्वारा दिए गए गहरे घावों से उभरने में 4 साल लग गए, लेकिन पाकिस्तान ने इस मौके का खूब फायदा उठाया। 1973 में ही देश में सिख आतंकवाद के जो बीज पड़ गए थे, रॉ के कमजोर होते ही उसने इस बीज को खूब पानी देकर एक ऐसा जहरीला पेड़ बना दिया जो अगले कई सालों तक देश की हवा में जहर घोलता रहा। कहावत भी तो यही कहती है, गलती बस कुछ पलों की होती है और भुगतना सालों या फिर सारी जिंदगी पड़ता है। लेकिन रॉ ने दोबारा ये सब ना भुगता हो, ऐसा भी नहीं है। बार बार ऊपर बैठे लोगों ने गलतियां की, जिसे राह के कुछ जासूसों को भुगतना भी पड़ा। अगली कड़ी में ऐसे ही जिम्मेदार पद पर बैठे एक और शख्स की कहानी आपके सामने लेकर आएंगे, जो आगे चलकर देश का राष्ट्रपति तक बनने वाला था, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रॉ को वो नुकसान पहुंचाया जो देश का कोई दुश्मन ही कर सकता था। कौन था वो? अगली कड़ी में वो पूरी कहानी होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। यदि आप आगे भी ऐसी कहानियां पाते रहना चाहते हैं या पिछली कहानियां देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल वंदे भारतम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलविदा।